हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम इसके 3 पार्ट्स और करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड्स करेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न मेथड्स करेंगे, और उसी तरह मॉडर्न मेथड्स को हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको थोड़े दिनों के अंदर डैट विल बी ऑल्सो अवेलेबल एट माई ब्लॉग। और उसी तरह अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। जो क्वेश्चन आता है डैट इज़ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये मेरे पास क्या है कि काफ़ी सारे पेपर से मैंने ये लिया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। इसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर भी मैंने दोबारा से अपडेट किया है। एक्सप्लेन दी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर किए हुए हैं। उसका जो लिंक है वो मैं इस जो वीडियो है उसके अंदर ये डाल दूँगी, तो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने ट्रेडिशनल मैथड, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल का जो डिफरेंस है वो डाला हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर हमने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड सारे बताने हैं बट ब्रीफली बताने हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है डैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। गलती से ये ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट लिखा गया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, देखो ये जो टॉपिक है क्वाइट सिग्निफिकेंट है। लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है इसके अंदर से काफ़ी आते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब हम बात करते हैं, देखो जैसे हमने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, तो अब हमने, क्योंकि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट डिपार्टमेंट एट द राइट टाइम। अब हमने जो लोग रखे हुए हैं तो जज भी तो करना है कि हमने ये डिसीज़न जो लिया था सही लिया था, कल को हमने प्रमोट भी करना है, इंक्रीमेंट भी देना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है डैट इज़ मस्ट। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ ए प्रोसेस ऑफ अवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। कि जब हमने किसी व्यक्ति को रखा हुआ है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा हम उसको जज करते हैं कि ये हमने जो व्यक्ति रखा हुआ है अपनी जॉब को सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग जॉब इन बेटर वे। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा हम ये सारी चीज़ें जो है जज करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, कि उसकी जो जॉब उसको असाइन की गई है क्या वो उसके साथ जस्टिस कर रहा है, जो उसको टारगेट असाइन किए गए हैं क्या वो उसने अचीव किए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है हमेशा डैट इज़ डन बाय द इमीडिएट सुपीरियर। जैसे मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो मेरे को जो मेरे बॉस हैं वो ए है, तो ए जो है मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है डैट इज़ डन बाय द इमीडिएट सुपीरियर। इसको हम मेरिट रेटिंग भी कह देते हैं और एम्प्लॉय अप्रेजल भी कह देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द प्रोसेस ऑफ मेयरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली एंड एम्प्लॉयज़ पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रोल परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड ऑफ हिज वर्क इन्वायरमेंट, अबाउट द फ्यूचर पोटेंशियल। देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके अंदर जो हम उसको स्टैंडर्ड देते हैं, क्वांटिटेटिवली भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम उनको जज करते हैं कि ये रोल आपको असाइन किया गया था, उसके अगेंस्ट आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। और उसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो है उस व्यक्ति के अंदर जो है फ्यूचर पोटेंशियल भी असेस किया जाता है, कि कल को अगर हमने इसको हायर पोजीशन देनी हो तो क्या ये उसके लिए फिट है, क्या इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है। तो वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या है कि जज की जाती है।
और उसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। देखो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्रूटमेंट का पॉलिसी है, जो सिलेक्शन का पॉलिसी है वो सही है, जो व्यक्ति हमने रखा हुआ है अपनी जॉब को सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज बाय अटेम्प्टिंग टू मोबिलाइज द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन। क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता चलता है कि जो हमने बंदे रखे हुए हैं वो सही है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि हमने बेस्ट जो है पर्सन रखे हुए हैं। और ये जो अप्रेजल होता है इसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने सैलरी रिव्यू करनी होती है, उसको डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए ऑर्गेनाइज करने होते हैं, जॉब रोटेशन ऑर्गेनाइज करनी होती है और प्रमोशन के अंदर जो है उसको हेल्प प्रोवाइड करनी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है किया जाता है, एक तो ये देखने के लिए कि इसकी सैलरी रिव्यू करनी है, इसको इंक्रीमेंट्स लगानी है, इसकी ट्रेनिंग, इसको फर्दर जो है डेवलप करना है और चीज़ें सीखे, उसके लिए जॉब रोटेशन है और किस तरह से हर पोजीशन को ये जो है हैंडल कर सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि डेल यॉर्डर ने डिफाइन किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स ऑल द फॉर्मल प्रोसीजर यूज्ड टू इवैल्यूएट पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर उसका जो पास्ट है, वो भी जो पास्ट हमने उसको काम असाइन किया हुआ है, जो पूरे साल के अंदर उसके काम दिया हुआ है, उसका हम एनालिसिस करते हैं कि उसने कितना वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। और उसी तरह ही हम देखते हैं पोटेंशियल भी हम उसका असेस करते हैं। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ताकि हम करेक्टिव और ऑब्जेक्टिवली जो है डिसीजन ले सकें। एडवर्ड फिलिपो कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक का अर्थ होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको रेगुलर बेसिस पे मंथली और एनुअली या 6 मंथ के बाद जो है इसकी असेसमेंट होती है। और यहाँ पे जो रेटिंग होती है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक, पीरियोडिक का वैसे एनुअली जो है किया जाता है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, पीरियोडिक होता है, कुछ रेगुलर पीरियड के बाद ये किया जाता है। यहाँ पे जो रेटिंग है, जो असेसमेंट है, दैट शुड बी इम्पार्शियल, कि जिसके अंदर बाइस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जिसको जानती हूँ उसको मैंने ज़्यादा नंबर दे दिए और ज़्यादा उसकी अच्छी रिपोर्ट दे दी और जिसको नहीं जानती उसको कम दे दिया। तो यहाँ पे इम्पार्शियल रेटिंग जो है होनी चाहिए। इन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर द बेटर जॉब। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो मेरिट रेटिंग है, दोनों को एक ही माना जाता है और एक दूसरे की जगह पे यूज़ किया जाता है। पर जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो इट इज़ मच ब्रॉडर दैन दी मेरिट रेटिंग, क्योंकि मेरिट रेटिंग के अंदर जो फोकस होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका कैलिबर क्या है, कि उसको जो हमने काम दिया था उसको उसने एफिशिएंसी के साथ किया है, जिसके बेसिस पे हम उसकी सैलरी को रिव्यू कर सकें, उसके इंक्रीमेंट लगा सकें। बट जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस के ऊपर जो है फोकस करते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका परफॉर्मेंस जो है इस तरह से रहा है और इसके अंदर जो है फ्यूचर के लिए ये पोटेंशियल है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम उसके पास्ट जो उसने काम किया है उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को भी जज करते हैं और उसके अंदर फ्यूचर के लिए भी उसका जो है पोटेंशियल देखते हैं। मेरिट रेटिंग के अंदर क्या है कि व्हाट द पर्सन इज, जो ट्रेड उसके अंदर है वो मेयर करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या है कि जो व्यक्ति करता है उसको हम मेयर करते हैं। और उसी तरह व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है सिस्टमैटिक, देखो जहाँ पे भी आ जाता है सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स, जैसे पहले हम उनको जो है स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है दैट इज़ ए सिस्टमैटिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर एवेल्युएटिंग द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कितने पानी में है, जो जॉब उसको असाइन की गई थी, जो टारगेट उसको दिया गया था, उससे कितनी एफिशिएंसी के साथ उसको किया है, उसके अंदर शॉर्टकमिंग क्या है, उसकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है। सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ द जॉब, क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इज परफॉर्मिंग सम जॉब, उस जॉब के रिगार्डिंग जो है किन एरियाज के अंदर ही इज परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली और किन एरियाज के अंदर जो है वहाँ पे ही इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क।
और ये ऑनगोइंग और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि एक बार हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया तो उसके बाद करना ही नहीं है, हर साल ये किया जाता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे जो डिसीजन लेना होता है उसको ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। अगर वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है तो देखो यहाँ पे हम एम्प्लॉय को जो जॉब असाइन किया है उसकी हम देखते हैं कि एम्प्लॉय जो है डैट इज़ फिट फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब और नॉट। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का काम देखते हैं कि उसको जो जॉब असाइन की गई थी उसने सही ढंग से की है या नहीं की है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि उसकी एफिशिएंसी को और बेटर किया जा सके, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, क्या शॉर्ट कमिंग है, क्या ट्रेनिंग देके हम उसके शॉर्ट कमिंग को रिमूव कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है, उसकी कैपेसिटी टू हेल्प मैनेजमेंट इन फिक्सिंग एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो जो व्यक्ति हमने रखा हुआ है, जब हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमें एम्प्लॉय की कैपेसिटी के बारे में, इंटरेस्ट, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि पर्सन को हमने राइटली प्लेस किया है या नहीं किया है। और उसी तरह जॉब एवेल्युएशन के लिए भी क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैरियर रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो क्या है कि देखो जो एम्प्लॉय है उसको फीडबैक दिया जाता है कि भाई तेरे अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं और ये गलत चीज़ें हैं जिसको दूर करना। गलत चीज़ें में मीन्स ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो ये तेरे वीक एरियाज हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसका फ्यूचर के अंदर किस तरह का वो कैरियर जो है जो उसके लिए सुटेबल है, और उसके बेसिस पे प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ले ऑफ जो है डिसाइड की जाती हैं, और उसके कैरियर गोल भी जो होते हैं उसी के बेसिस पे जो है डिसाइड किए जाते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो है कि जो यहाँ पे जो और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो बेसिकली जब एम्प्लॉय को एवेलुएट किया जाता है तो वहाँ पे उसकी जो फीडबैक है उसको दिया जाता है, जिसके बेसिस पे उसके गोल फिक्स किए जाते हैं, ताकि उसको यहाँ पे उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि तेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये वीक है, भी इस तरह के गोल सेट करने चाहिए। उसको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके कैरियर की प्लानिंग की जाती है, उसको मोटिवेशन दी जाती है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ओपन होता है तो यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं, जिससे पीस बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रमोशन करनी चाहिए कि डिमोशन करनी चाहिए, और वेजेस और सैलरी किस तरह से फिक्स करनी है, इंक्रीमेंट किस तरह से लगानी है, और अगर इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है तो किस तरह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देके हम इसको और निखार सकते हैं, अगर इसके अंदर शॉर्ट कमिंग है तो वो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और उसी तरह बंदे पे हमें लगता है कि यहाँ पे फिट नहीं है, किसी और जगह पे ये भेजा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ हमने ये डिसीज़न लेना है कि ये व्यक्ति जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसको सेपरेट टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमलीनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नीड फॉर सुपरविज़न, इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, ट्रेनिंग, सारी चीज़ों को जो है असेस किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखो यहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो व्यक्ति का हमें पता चलता है कि ये इस जॉब के लिए फ़िट है या नहीं है, तो ये हमें सही तरीके से जो राइट प्लेसमेंट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये एम्प्लॉय की सिस्टमेटिकली एंड पीरियडिकली एवेल्युएशन करता है, और उसी तरह जिसके बेसिस पे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट फिक्स किए जा सकते हैं। और उसी तरह सुपरवाइज़र जो होता है एम्प्लॉय को गाइड कर सकता है कि तू इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकता है। और उसी तरह ये ट्रांसफ़र और प्रमोशंस के लिए भी क्या है कि यूज़ किया जा सकता है। और उसी तरह यहाँ पे हम उसकी ट्रेनिंग नीड्स और डेवलपमेंट नीड्स को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उसके लिए चार्ट आउट कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग के अंदर भी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। और यहाँ पे जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो जब उनको बताया जाता है
तो एम्प्लॉय के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलती है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करना है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। हैलो एरर, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब हम उसको एवेलुएट करते हैं तो हम किसी एक ही फीचर के ऊपर कर देते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन दे टॉक इन इंग्लिश, तो जो रेटर है बहुत खुश हो जाता है, वो उसी के ट्रेड पे उसको कर देता है। तो यहाँ पे जो अप्रेजर होता है जजेस द पर्सन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड, डज नॉट बेस हिज कंक्लूजन ऑन हिज ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, कि यहाँ पे जो टेंडेंसी है एक फीचर के, ये व्यक्ति जो है सुबह शाम जो है बहुत फ्रेंडली है, लोगों की हेल्प करता है। अरे यहाँ पे जब हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो यहाँ पे हमने पूरी सारी चीज़ें जो है देखनी है, बट वहाँ पे एक ही चीज़ देख के जो है उसकी असेसमेंट कर दी जाती है। इंडिविजुअल में बी कॉन्सिस्टेंटली रेटेड हाई, एवरेज और लो, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस ट्रेड, डिपेंडिंग अपॉन द रेटर्स ओवरऑल जजमेंट क्या है। अब जैसे कोई व्यक्ति है बहुत हेल्प करता है और बहुत लोगों के साथ फ्रेंडली है, तो रेटर को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो वो बाकी चीज़ों को असेस नहीं करता, उसी के बेसिस पे उसकी असेसमेंट कर देता है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि जब रेटर जो होता है इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, या उसको पता नहीं होता कि किस तरह से मैंने असेसमेंट करना है, या उसके पास कम टाइम होता है, तो यहाँ पे वो सेफ रहना चाहता है, ना तो उसकी परफॉर्मेंस लो करता है ना हाई करता है, वो सबको एवरेज मार्क्स जो है दे देता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो कैलिबर वाला व्यक्ति है और जो लो कैलिबर वाला व्यक्ति है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और उसी तरह हम देखते हैं सिमिलैरिटी एरर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एवेलुएटर जो है उसके अपने मेंटल मैकअप से ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि एवेलुएटर जो है अपना ट्रेड जो है यूज़ करता है। अगर मान लो कि जो एवेलुएटर है उसकी पर्सनालिटी जो है हार्ड वर्किंग है, तो नेचुरली वो सबके अंदर हार्ड वर्किंग को असेस करता है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को असेस करता है, वो अपने जैसा जो है सब में क्वालिटी जो है सर्च आउट करता है और अपनी क्वालिटी के बेसिस पे दूसरों की असेसमेंट करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने जॉब के बेसिस पे देखना है कि जॉब उस जॉब के अंदर जो है किस तरह के पैरामीटर्स हैं। और उसी तरह देखो जेंडर के बेसिस पे कि ये मेल है तो मैंने इसकी जो है ज़्यादा अच्छी लगानी है, या ये फीमेल है, तो मतलब जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, या मेरी जात का है, या मेरे रिलीजन का है, या मेरे शहर का है। कई बार देखो जो हायर पोजीशंस पे होते हैं उनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, जो लोअर पोजीशन पे होते हैं उनकी रेटिंग कम होती है, तो ये मिसलिनियस बाइस होती हैं। और कई बार फॉल्टी अजम्पशन परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ जुड़ी होती है कि जब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है तो हमेशा ये होता है कि जो सुपीरियर होता है ये हमेशा इम्पार्शियल परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा, पर ये करेक्ट नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो अप्रेज करता है तो उसके अंदर बाइसनेस होती है थोड़ी बहुत ही। और उसी तरह क्या है कि अप्रेजल सिस्टम को जब हम एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इसी के रिजल्ट जो है यूज़ किए जाएंगे, ये गलत अजम्पशन है। और सुपीरियर को लगता है कि जो उसकी अपनी जजमेंट है वो ज़्यादा बेटर है रेदर कि वो उनको असेस करे, तो ये भी एक फॉल्टी अजम्पशन है। और ये भी एक अजम्पशन होता है कि एम्प्लॉय जो है अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाना चाहता है, पर ये बात भी गलत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी भी एम्प्लॉय जो है करवाना नहीं चाहता, वो हमेशा जो है इसको अवॉइड करना चाहता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो स्किल है यूज़र्स की वो किस तरह की है, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है कई बार देखो उसके अंदर होता है कि वो अप्रेजल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसको लगता है एक्स्ट्रा बर्डन है। या कई बार क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, बट वो चीज़ें उसको मतलब कम्युनिकेट करना ख़राब लगता है। और कई बार वो लगता है कि जैसे सबऑर्डिनेट अगर सही काम नहीं करेगा तो ये मेरी अपनी फेलियर है। तो ये जो है साइकोलॉजिकल रुकावटें होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ये शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एवेलुएशन प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, communicating to the employee, measuring the actual performance, comparison, discuss with the employee and initiate the corrective action. Now we will understand कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, पहले तो देखो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने जो एम्प्लॉई जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है उसकी यार्ड स्टिक्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिसके अगेंस्ट हमने उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, क्वालिटी में भी हो सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन के अंदर बंदा काम करता है तो हम देख सकते हैं कि उसने प्रोडक्शन कितनी की है,
उसको जितना टारगेट दिया गया था उसके मुताबिक उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि जो हम ये देख सकते हैं कि इतनी रिजेक्शन हुई है उसके अंदर। और उसी तरह कई बार देखो जो लोग होते हैं उनके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स, लीडरशिप, इनिशिएटिव, इमेजिनेशन जो है वो भी सारी चीज़ें जो है असेस की जाती हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को बताने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इन पैरामीटर्स के तहत जो है जज होएगी। और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी देखा जाता है कि ये टारगेट दिए गए थे और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको कंपेयर किया जाता है। और उसके बाद जो है एम्प्लॉय के साथ जो है रिपोर्ट जो है डिस्कस की जाती है कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक कहाँ पे स्टैंड करती है, उसके अंदर शॉर्ट कमिंग है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जहाँ पे हमें लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो उसके बेसिस पे हमें लगता है कि उसको काउंसलिंग देते हैं, उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से अपनी वो जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह जिन लोगों का हमें लगता है कि परफॉर्मेंस लेवल हायर है, मतलब टारगेट से ज़्यादा है, तो उनको हमने किस तरह से जो है मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है बनाए रखें। तो इस तरह से करेक्टिव एक्शन जो है हमें लेने हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर देखो कौन से मेथड्स आ जाते हैं। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड आ जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ जाती है, मैन टू मैन कंपैरिजन, ग्रेडिंग, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड्स, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट, फ्री फ्रॉम एसे मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। और उसी तरह मॉडर्न मेथड के अंदर जो है असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग एंड बिहेवियरल एंकरिंग रेटिंग स्केल। जो मेथड्स है, क्योंकि दूसरा वीडियो जो रहेगा डैट विल बी ऑन द ट्रेडिशनल जो मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के।